अस्सलाम वालेकुम। खामोश हो जाएं जी। लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। होमवर्क में ये क्वेश्चन की एंट्रीज और बल्कि वर्किंग भी आपने तो करनी ही थी और लेजर्स भी बनाने थे। कितने बच्चों ने लेजर्स भी बनाए? सर बनाए हैं लेकिन सही वाली वो मैं अभी बना देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेंगे, मैं सारा कुछ कराऊंगा। आप लोग आज बोर हो जाएंगे, कहेंगे वही सवाल सर सारा, फिर कोई बात नहीं, उससे आपका एक्सप्रेशन एंट्री सब कुछ मसले मसाइल छोटे मोटे वो इंप्रूव हो जाएंगे। फिर सुने, खामोश हो जाए जी। फिर ये रेंट की रिवैल्यूएशन आखिरी 10 मिनट में आएगी, थोड़ी सी बात करके फिर आपका होमवर्क होगा। वो सवाल फिर कल इंशाल्लाह उस सवाल के ऊपर भी आधी पौनी क्लास लग जाती है, आपको पता है, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ करना चाहूंगा जी। होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन था 60, बोले चलो। एसेट परचेज ऑन यकम जुलाई 2008, कॉस्ट 600, लाइफ 30 साल, रीवैल्यू हुआ यकम जुलाई 2022 पे जाके 800 का, और जर्नल एंट्रीज मांगी थी 2023 की, यानी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। यानी हमें जर्नल एंट्रीज चाहिए यकम जुलाई 2022 से 30 जून 2023 वाले साल की, ठीक है ना। अच्छा, यकम जुलाई 8 को एसेट खरीदा था 600 रुपए का, लाइफ थी इसकी 30 साल, पहला साल एंड हुआ 30 जून 2009 पर, और डेप्रिसिएशन 600 बटा 30 कितनी बनती है? 20 रुपए। बुक वैल्यू बताएं? 580। फिर डेप्रिसिएशन 600 बटा 30 20 रुपए, बुक वैल्यू 560। फिर डेप्रिसिएशन, कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था 14 साल तक? 14 साल तक ऐसे ही किया, हाथ खड़ा करें। सुने जी सुने, मान तो लिया करें, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने पूरी वर्किंग इसी तरह से शुरू से लेके एंड तक की? हाइब्रिड वाले भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले देखें जी, एसेट की जिंदगी में प्लीज बेटा बातें नहीं आपस में। भाई साहब क्लास में बैठे हैं, आप कुछ गपियां लगाने आए, क्वेश्चन के बारे में कुछ गपियां लगाने आए। अच्छा, यकम जुलाई 8 को एसेट खरीदा और पहली बार आके हो रहा है यकम जुलाई 22 पे रिवैल्यू। अगर तो हर साल रिवैल्यूएशन हो रही होती या हर 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही होती, फिर तो शायद हमारी मजबूरी थी डिटेल्ड वर्किंग करना। लेकिन कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई है यकम जुलाई 8 से यकम जुलाई 22 तक, और हमसे वो कह रहा है सिर्फ 22 वाले साल, यकम जुलाई 22 से 30 जून 23 वाले साल के अंदर की आप सिर्फ एंट्रीज करो। तो फिर हम क्यों इस तरह डिटेल्ड वर्किंग करके अपना टाइम जाया करते? ठीक है, हमें तो चाहिए था शॉर्टकट लगाते, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन था, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर कोई चेंज इन एस्टीमेट या कोई रिवैल्यूएशन वगैरह दरमियान में नहीं आई है, तो फिर इसका मतलब सारी जिंदगी की डेफिनेशन तो सेम होनी थी। वो 5-5 साल बाद होती तो 5-5 साल के जंप लगा रहे थे, लेकिन वो भी देखेंगे किसी और सवाल के अंदर। फिलहाल तो ये सवाल क्या है, यकम जुलाई 8 को एसेट खरीदा और यकम जुलाई 22 को पहली बार रिवैल्यू हो रहा है, और ये इसी साल की एंट्रीज हमसे मांग रहे हैं, 22 को शुरू होकर 23 में खत्म हो रहा है। तो फिर इस तरह से हमने ये काम नहीं करना था, ये जो है ये गधों वाला काम होता। मतलब आप नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि करना नहीं है, ठीक है। हम 30 जून 2022 तक इसको ले आते हैं, क्योंकि 30 जून 22 के बाद अगला दिन होगा ना यकम जुलाई 22, ठीक है। यकम जुलाई 22 भी लिख सकते थे, और डेप्रिसिएशन की बजाय हम लिख दें यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। उसके बाद 600 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय लाइफ है 30 इयर्स, इससे आ जाएगा हमारे पास एक साल का डेप्शन एक्सपेंस। लेकिन हमें कितने साल का चाहिए, अब वो गिन लेते हैं एक बार। यकम जुलाई 8 को एसेट खरीदा तो 30 जून 9 तक एक साल, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने साल बने? 14 साल बन गए। तो इनटू 14 इयर्स जी, 280। कितने बच्चों ने ऐसे किया था? कम है, ठीक है। तो आइंदा के लिए ये सबक भी देना था ना, इसीलिए पहले नहीं बताया, पहले होमवर्क दिया जी। भाई साहब मैंने ये कहा है कि आप सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इकट्ठी ले लें। बेटा 600 कॉस्ट है, ये थोड़ी देर पहले ना मैंने ये उंगलियों के ऊपर ईयर्स भी गिने हैं, ठीक है ना। अच्छा, बातें ना किया करें, जब किसी एक का सवाल आए तो कोई बच्चा बात ना किया करे आपस में, ठीक है जी। 600 कॉस्ट है, 30 लाइफ है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक साल की डेप्शन को मल्टीप्लाई कर दें लाइफ से, तो सारी जिंदगी की डेप्शन आ जाती है। हमने इस एसेट को 30 जून 22 पे लाना था, तो हमने यकम जुलाई 8 से 30 जून 22 तक 14 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी यहाँ पे चार्ज कर दी है, ठीक है। इतनी ही सिंपल बात थी। वैसे ही एक बार दोबारा इसमें बुलवाना होता है, मुझे पता है। बुक वैल्यू बता दें जी, बुक वैल्यू कितनी है? 320, ठीक है जी। अब ये एसेट हमारा 320 पे 30 जून 2022 पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको रीवैल्यू। क्या करना है जी? रीवैल्यू। अब रीवैल्यूएशन का दिन वही पुराना असूल, एक लाइन खाली छोड़ोगे, लेकिन वो अगले साल का पहला दिन है। एक लाइन खाली छोड़ोगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लोगे, और रीवैल्यूड अमाउंट सवाल के अंदर गिवन है 800 जी। 320 से एसेट 800 पे लेके जाना है, 400 तुस्सी से हो गया सरप्लस रिकॉर्ड, तो रीवैल्यूएशन
सरप्लस आ गया जी 480 का बैलेंस। ठीक है जी, तो ये सारे साल की वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, सारे साल की एंट्री तो मांगी नहीं हुई थी। और मसला तब होता अगर बार बार हर साल मिसाल के तौर पर रिवैल्यूएशन हो रही होती है, 2 साल बाद हो रही, तो फिर शायद आपको ये वर्किंग डिटेल से करनी पड़ती, क्योंकि हर रिवैल्यूएशन के ऊपर चीजें बदल जाती हैं, डेफिनेशन बदल जाती है, लाइफ बदल जाती है, वैल्यूज बदल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेफिनेशन तो बराबर होना है। ठीक है, तो फिर हर साल डेफिनेशन बराबर होना, तो एक साल की डेफिनेशन निकालो, जितनी जिंदगी गुजरी है उस तक लेके आ जाओ। ठीक है जी। अब 30 जून 2023 आएगा, अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, अब रीवैल्यूड अमाउंट है और उसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, और नशर भी साथ ही करना है, आपको पता है। ठीक है, अब नहीं सही तो सबने किया होना है, सही तो जो शुरू से लेकर चले एंड तक, सवाल का जवाब तो उनका भी सही होना है। उन्होंने भी इसी साल की एंट्रीज की। अच्छा, कितनों ने सारी जिंदगी की एंट्रीज कर दी? वो कोई है सर सारी जिंदगी की एंट्रीज कर दी? कोई तो होगा, है हाइब्रिड में 1-2 बच्चे हैं माशाल्लाह। सारी जिंदगी की एंट्रीज करनी नहीं थी, सवाल की रिक्वायरमेंट थी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 वाले साल की एंट्रीज करनी थी। तो जिन्होंने पूरी वर्किंग डिटेल से भी कर दी, एंट्रीज उनकी भी सही होनी है। लेकिन उन्होंने नुकसान क्या किया, उन्होंने फजूल में टाइम जाया कर दिया, पर्चा पूरा नहीं हो पाएगा, पर्चा अटेम्प्ट होने में रह जाता है, इसी तरह की हरकतों से। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, हमने इसको अच्छा चले, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करना है। रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 30 जून 23 पे खड़े होकर, यस सर, नहीं यकम जुलाई 22 पे खड़े होकर। ठीक है, उतने देखा करो मैं की गल कर रहा हूँ जी। तो 30 जून 23 मैंने कहा था मत लिखा करो अगर कंफ्यूजन हो तो, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले 30 जून 22 तक हमने लाइफ निकाली है, 14 साल। 30 जून 22 यकम जुलाई 22 एक ही बात है ना। तो 14 साल गुजर चुके हैं रीवैल्यूएशन के दिन तक। ओरिजिनल लाइफ थी 30 साल, 14 गुजर गए, तो रिमेनिंग जी 15, अच्छा 50 और जी जी बोले। सर आपने जो हर्षद नशर किया तो इसमें नशर वाला जो चीज है, अगर वो नेगेटिव है, एक सवाल में नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं उठाएंगे? आप उसको पॉजिटिव में क्यों कर? यार नेगेटिव लिख के कर लो भाई, कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, वो नेगेटिव वाली फिगर अब आने दो ना, इस सवाल में तो नहीं ना, जिसमें आएगी उसमें पूछ लेना। अच्छा जी, जनरल एंट्रीज जो हैं इधर देखें। अच्छा, एक और काम भी हो सकता था, ये बुक वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यानी आप ऊपर वाले 2 स्टेप्स भी, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि पहले दिन ही इतना ज्यादा बेबदस भी ना हो जाए। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे बुक वैल्यू 30 जून 22 से शुरू करते हैं वर्किंग, यहाँ पे लिखते बुक वैल्यू कितनी कॉस्ट थी जी 600, माइनस करते 600 बटा 30 इंटू 14 ईयर्स। अब ये क्या हुआ, ये कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी बुक वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये डायरेक्ट भी हम 320 पे आ सकते थे, इसका आंसर यही आता है। तो ऊपर वाले 2 स्टेप्स भी हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी जरूरत नहीं है। ये वैसे बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट्स लग सकते होते हैं। ठीक है, तो फजूल में ऐसे ही काम नहीं करना होता आपने कि ढेर सारी वर्किंग कर लीजिए, बड़ा खुश होगा वो शुरू से लेकर एंड तक इसने वर्किंग की। नहीं भाई, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब जनरल एंट्रीज की अगर बात करें, तो जनरल एंट्रीज इससे ऊपर की कोई नहीं है। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट जो थी वो 30 जून 2023 वाले साल की जनरल एंट्रीज हैं, जो यहाँ से आगे शुरू हो रही है। यकम जुलाई 22 पे एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो सबसे पहली एंट्री ट्रांसफर की है, जो वर्किंग में नजर नहीं आती। वजह बता चुका हुआ हूं, क्योंकि वर्किंग बुक वैल्यू होती है ना। ठीक है, अब अक्यूमुलेशन निकालनी है, तो आपको सिखाया था कि आप क्या किया करो, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर देखा करो ये एसेट अपनी जिंदगी में कभी पहले रीवैल्यू तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो इसकी जिंदगी के अंदर जितनी डेप्शन पड़ी है वो इसकी 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 कम्युलेशन कहूंगा कितनी डेप्शन पड़ी है, यकम जुलाई 8 तारीख पैदाइश से लेके यकम जुलाई 22 तक की डेप्शन पड़ी हुई है, और वो अभी भी हम निकाल के आ रहे हैं 280। तो 280 क्या है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरी जिंदगी की जो ट्रांसफर होनी है रीवैल्यूएशन के दिन। तो पहली एंट्री लिख नहीं रहा, जबानी बोल रहा हूँ, पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड, आप टिक कर लेंगे ना, घर पे करके आए हैं ना एंट्रीज। पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 280 से। सेकंड एंट्री है जी सरप्लस की रिकॉर्डिंग की, इधर देखो, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, हाँ रीवन सरप्लस क्रेडिट। अच्छा, जब मैं वो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना स्टेटमेंट चेन इक्विटी का, और मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट दे लूंगा, तो ये वाली एंट्री के अंदर मैं एक छोटा सा लफ्ज ऐड करूंगा। ये एंट्री बन जाएगी हमारी तब जाकर एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब ओसीआई क्या होता है आपको पता नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, सारी तफसील जब पता लगेगी फिर ये एंट्री थोड़ी सी बदलेगी। इसलिए आप बता रहा हूँ कि उस दिन बदलूं तो आप ये ना कहना आपने सिखाया कुछ और था, आज कुछ और कर दिया। सारी चीजें इकट्ठी सीखी नहीं जा सकती। वो 40-50 लेक्चर पे जब पहुंचेंगे तो हम वो टॉपिक करेंगे, तो तब मैं फिर आपको रेलेवेंट चीजें सिखाऊंगा। तो ये वहां पे भी रिवैल्यूएशन आएगी, तो फिर यहाँ पर वापस आकर किसी एक आधे सवाल के अंदर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इन्हीं सवालों में से। ये जहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है 3-3 रिवैल्यूएशन वाले सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि हमें बाहर वापस आकर जो है वो यहाँ पे रेफर करना पड़ा करेगा इन सवालों। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो आपकी एंट्री यही है, रीवैल्यूएशन की क्या सरप्लस आया तो क्या एंट्री है, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक हो गया जी। फिर तीसरी एंट्री इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 30 रुपीज। ठीक है जी, सही है। ये 4 एंट्री सिर्फ रिक्वायर्ड थी, और इतनी सी वर्किंग आपकी रिक्वायर्ड थी इस सवाल की, इसीलिए ये सवाल के मार्क्स अगर मैं देता तो सिर्फ 5 देता। ठीक है जी,
5 एक मार्क्स बड़े थे इसके, ठीक है। लेकिन जिन्होंने तफसीली वर्किंग की उनका काफी टाइम लग गया इसके ऊपर। जहां तक कोई मसला है तो पूछ लें। मसला है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा था। कितने बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था और जनरल एंट्रीज भी सही हो गई थी। चल, लेकिन वर्किंग तफसीली की है। फिर मुझे याद आया कि आपने बताया था कल। चलें जी आगे। उसके बाद 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल था जिसकी वर्किंग मैंने सॉल्व करके आपको नोट नहीं करने दी थी। मैंने कहा था कि आप वो वर्किंग घर पे दोबारा करेंगे, फिर जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, फिर लेजर्स भी बनाएंगे। कितने लोगों ने ये सारा काम किया? चलने लगता है थोड़ा सा गैरत आ गई आपको सुन के कि दूसरी क्लास अच्छी है, पढ़ने लग। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? वो हाथ खड़ा कर। बस चेक होने के दिन करीब आ गए अब। ये असल में ना पहले दिनों में मैं होमवर्क चेक करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मोटिवेटेड डेज होते हैं ना, जब आप नए आते हैं। इस दफा रोज का काम रोज करूंगा, कोई टेस्ट नहीं छोड़ूंगा, इस सेशन में ये बस दवाई कर देनी है पढ़। तो वो ना कोई हफ्ता 10 दिन, तकरीबन कभी 2 हफ्ते भी चल जाता है ये वाला ना जो मूड होता है बच्चे का। उसके बाद फिर हाँ, तो बस अब चेक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर डंडा उठाना पड़ता है फिर, ठीक है ना। अच्छा जी सुने, ये जर्नल एंट्रीज जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये वर्किंग कल हमने बना ली थी, ये नंबरिंग कल वाली ही हुई पड़ी है, ठीक है। अब एंट्रीज स्टार्ट करते हैं जी। सारी जिंदगी की आप लोगों ने सिर्फ चेक करते जाना, लेकिन मैं एंट्रीज यहाँ पे इसकी सॉल्व करने लगा हूं, ठीक है जी। सबसे पहले 1 जनवरी 12 पे एसेट खरीदा, एंट्री बोलो। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 500 से, ठीक हो गया जी। उसके बाद 31 दिसंबर 12 पर 25 रुपए की डेप्रीसिएशन है, उसकी एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 25। इस क्लास ने भी पढ़ना शुरू कर ही दिया आखिरकार। नेक्स्ट 13 के साल के अंदर फिर सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री है। 31 दिसंबर 13 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 25, ठीक है जी। उसके बाद 1 जनवरी 14 पे ये एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। अच्छा, अब एंट्री से तो बड़ी आसानी से नजर आ जाती है एक्यूमुलेशन की फिगर, लेकिन मैं आपको हमेशा से अब इस पे तैयार किया करूंगा कि वर्किंग से ही आप ढूंढें एक्यूमुलेशन। ये बार बार क्यों मैं आपको इस तरह से ये वाली बातें रिवाइज करवाता हूँ? लाइफ इस दिन खड़े होकर कैलकुलेट करेंगे, लाइफ गिन आता भी हूँ, फिर यहाँ से आपको एक्यूमुलेशन भी काउंट करवा रहा हूँ। इस तरह से क्यों करवाता हूँ? क्योंकि बेटा सवाल के अंदर वो मिसाल के तौर पर आपको यहाँ ला खड़ा करेगा, 18 के साल की जर्नल एंट्रीज कर दो, ठीक है ना। तो अब 18 के साल में खड़े होकर आप जो है वो सारी जर्नल एंट्रीज तो नहीं पहले करोगे बैठ के कि आपको एक्यूमुलेशन का बैलेंस नजर आ सके। तो आपने तो वर्किंग मजबूरन अगर पूरी की भी हुई है तो वर्किंग में से फिगर ढूंढनी आनी चाहिए आपको, वरना लेजर में से सबसे आसान था ट्रांसफर की फिगर ढूंढना, एक्यूमुलेशन को ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा था। उसके बाद जर्नल एंट्रीज में भी आसान ही था, एक्यूमुलेशन क्रेडिट कितनी दफा हुआ जी गिन लो और उसको डेबिट कर दो। थोड़ा सा मुश्किल है वर्किंग से देखना, लेकिन कल से इस काम को कर रहे हैं तो अब ये भी आसान हो चुका है। तो ये सबसे एफिशिएंट अप्रोच है कि वर्किंग से एक्यूमुलेशन को आपने जो है वो देखना, ठीक है। तो 1 जनवरी 14 पे एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। ये कल वाले रंग लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था इस दिन खड़े होकर आप देखो ये एसेट आज से पहले कभी रिवैल्यू तो नहीं हुआ। अगर रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर इस एसेट की एक्यूमुलेशन के अंदर कितनी डेप्शन पड़ी होगी? इसकी सारी जिंदगी की डेट ऑफ परचेज से 1 जनवरी 14 तक की, डेट ऑफ परचेज से 1। और अगर कभी रिवैल्यू हो गया तो रिवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्शन ट्रांसफर हो जाती, एलिमिनेट होकर जीरो हो जाती। तो फिर यहाँ पर क्या कितनी डेप्शन पड़ी होती? उस लास्ट रिवैल्यूएशन से इस दिन तक की। तो जब हम 1 जनवरी 14 पे देखते हैं तो ये एसेट इससे पहले कभी रिवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर हमने 1 जनवरी 12 से 1 जनवरी 14 तक की डेप्शन को देख लेना, यही एक्यूमुलेट हुई पड़ी। तो कितनी डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है? 25 और 25 50। तो 50 से आपने एंट्री पास, यहाँ से 25 आसानी नजर आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा है कि हम ये एंट्रीज करके अगली एंट्री कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट देखा वर्किंग से हमने जाकर, ठीक है। तो 50 रुपए की एंट्री करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 50 से, फिर ट्रांसफर की एंट्री हो गई। उसके बाद सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है, तो सरप्लस है या लॉस है? आप देखो दूसरी एंट्री जो है वो नजर आ रही है वर्किंग में, पहली एंट्री वर्किंग में नजर नहीं आती जी। तो एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट। एसेट एंड पे तस्वीर बना लेना एक ही बार, एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट 350। फिर जनाब क्या हुआ? ईयर एंड आया। 31 दिसंबर 14 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 44 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19 से। तो 44 और 19 की एंट्री कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44 से, और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री क्या है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 19 से। अच्छा, अब इस एंट्री की वो उर्दू बोलने की जरूरत है अब आपको? अब ये एंट्री याद हो चुकी है, ठीक है। तो जब एंट्री याद होगी तो अब दोबारा उसके बारे में सोचा करेंगे, वो जो हमने जुमले लिखे थे वो तो सीखते हुए लिखा करते हैं। अब तो बस पक्की याद होगी एंट्री आपको। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन की यही एंट्री है, ये बदल नहीं सकती, यही एंट्री रहनी। तो अब इतनी दफा कर लिया कि अब आपको मैंने कहा था कि गहरी नींद से उठा के पूछे ना ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री, तो आप फौरन बताओगे सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, बता लोगे ना।
क्या बोला या, अच्छा याद है, अच्छा सॉरी मैंने कहा बोला या आई कैन टेल ओके जी। 31 नंबर 14 डन। 15 का साल आया, 15 के साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है लेकिन डेप्रिसिएशन है। 44 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और 19 से रिवैल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई मसला हो कहीं पे तो रोक के पूछ सकते हो, तेज तो नहीं लग रही है बात ही तो कितनी बार ये बात होगी। एंट्रीज कल मैंने बोली भी थी, आज से लिख रहा हूं। तो इधर देखो 15 के साल में अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज नहीं होगी, ठीक है। रिवैल्यूएशन होती है तो ये दो, रिवैल्यूएशन होगी तो जनरल एंट्रीज में ये दो एंट्रीज आएंगी। जिस साल रिवैल्यूएशन है उस साल ये दो एंट्रीज आएंगी, जिस साल रिवैल्यूएशन नहीं है ये दो एंट्रीज नहीं है। यही कल हमने कंक्लूड किया था जी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19। ठीक हो गया जी। उसके बाद 16 का साल आया और एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू। अब रीवैल्यू हो रहा है तो सबसे पहला काम हमें ट्रांसफर की एंट्री करनी। अब मैंने कहा था इस दिन खड़े होकर देखो ये एसेट जिंदगी में कभी पहले रीवैल्यू तो नहीं हुआ। अगर ये रीवैल्यू इस दिन ना हुआ होता तो फिर इसके कमर्शियल अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 16 तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होती। लेकिन चूंकि ये पिछले 2 साल पहले ये रीवैल्यू हो गया था तो यकम जनवरी 14 तक जो डेप्शन थी वो उस दिन ट्रांसफर हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी। तो फिर कमर्शियल अकाउंट के अंदर कितनी डेप्शन पड़ी होगी, यकम जनवरी 14 से यकम जनवरी 16 के दरमियान वाली, और वो है 44 और 88। एंट्री से तो 1 मिनट में पता लग जाता है, इसलिए एंट्रीज नहीं देखी हमने। तो यकम जनवरी 16 पे सबसे पहला काम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 88 से, और अब सरप्लस है लॉस है, एसेट क्रेडिट 462 से, रिवन सरप्लस डेबिट 312 से, और प्रॉफिट लॉस डेबिट 150 से। इसी तरह से कर लिया करो। अगर वैसे याद नहीं होती एंट्री, रिवन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट, वो याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप हमेशा वर्किंग को देखकर ही इस एंट्री को किया करें, मेरा मशवरा है। क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं तो ये एंट्री याद तो हो नहीं सकती। कभी सिर्फ पहली बार ही लॉस आ जाता है, कभी पहली बार ही सरप्लस आता है, कभी सरप्लस पड़ा होता है और लॉस आ जाता है, कभी लॉस पड़ा होता है और सरप्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज चुके हैं, तो इसलिए एंट्री याद नहीं करनी, वर्किंग को देखकर ही एंट्री कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी, एसेट 462 से क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट को क्रेडिट करो 462 से। उसके बाद रेवोल्यूशनरी सरप्लस को क्या करना है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 312 से डेबिट, और बैलेंसिंग फिगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकी। ठीक हो गया, सही थी सारी एंट्री यहां तक। उसके बाद ईयर एंड आया तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही है प्लस। ओ यार ये तो प्रूफ करना आज भी भूल गया, कल याद कराना, बल्कि उनको कहूंगा याद कराना था। ये प्रूफ करना भूल गया हूं कि फिर एंट्री तो हमने बता दी ना क्यों नहीं करनी, वो प्रूव हो गया था ना कल। अब जिंदगी में कभी उसको नहीं सोचना, बस +9 की एंट्री पर्चे में नहीं करनी, फौरी तौर पे बस +9 नहीं होनी, क्यों नहीं होनी, वो हमने पढ़ लिया था, बस उस दिन प्रूव कर लिया था, उसके बाद कभी नहीं सोचने की जरूरत पड़ती। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये वर्किंग में लिखना भी जरूरी है, ये प्रूव करना। इनफैक्ट भूला नहीं हूं, पिछली क्लास में टाइम बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने भी इन एंट्रीज के बाद लेजर्स बनाने हैं। हालांकि आप बनाए होंगे, आप बोर हो होंगे, लेकिन वो बनाने हैं, जरूरी है एक बार। ठीक है, क्योंकि ये वाले लेजर्स भी फिर अब कई दफा मैं यहाँ पर आऊंगा इस सफे पे। ये 2 सवाल मैं क्यों यहाँ पे करने में इंटरेस्टेड हूँ, ये वाला सवाल भी और जो आज मिला है, ये इनफैक्ट जो रिवैल्यूएशन होती है ना, वो प्रैक्टिकली 2 ही मौकों पे हो सकती है। साल के शुरू में पढ़ाऊंगा, मिड ऑफ द ईयर भी किसी भी दिन कर लो, आप कैलकुलेशन सिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है वो दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिस है वो यही है कि या साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन रिवैल्यूएशन होती है नॉर्मली। ठीक है, तो उसके अंदर मैक्सिमम यही तीन रिवैल्यूएशन वाले सवाल हैं, 1-1, 2-2 साल के फासले से हैं। तो ये जरा बेहतर सवाल मुझे लगते हैं, जिसको मैं किसी वक्त जाकर जिंदगी में रेफर कर सकता हूं आपकी सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल मैं यहाँ करने में इंटरेस्टेड हूँ। जो लेजर देखना होगा, एंट्री देखनी होगी, 1 मिनट के अंदर आया करेंगे, यहाँ पे हम उसको रेफर कर लिया करेंगे। ठीक है ना। एनीवेज, तो वो मैं प्रूव करना भूल गया, कल इंशाल्लाह करूंगा, अल्लाह करे कोई याद करा दे मुझे, वरना मैं खुद याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कहाँ थे हम जी, 31 दिसंबर 2016 पे 16 रुपए की डेप्शन की एंट्री करेंगे और +9 की एंट्री नहीं करेंगे। तो 31 दिसंबर 2016 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16 से, और करके काटेंगे एंट्री भी लॉस वाले साल में, जिस साल में लॉस का बैलेंस पड़ा हो, एंट्री करते ही नहीं है। वर्किंग में क्यों लिखते हैं वो प्रूव करना कल इंशाल्लाह, वो कल पे। उधार तो चलता ही रहता है आपका, मेरा पता है। ठीक है जी। 31 दिसंबर 17 वाला साल है, 17 वाला साल है, सिर्फ डेप्शन की एंट्री है और +9 की एंट्री हमने करनी नहीं है। ये एंट्री सिर्फ करेंगे 16 डेप्शन की, और ये एंट्री हमने करनी नहीं है। लो भाई, 17 का साल, रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो ये पहली दोनों एंट्रीज, यही कल देखा था हमने, रिवैल्यूएशन होती है तो डेप्शन ये 2 एंट्रीज आती है, नहीं है तो नहीं, रिवैल्यूएशन आ गई, दोनों एंट्रीज आ गई, नहीं है तो नहीं। ठीक है, 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अगली एंट्री नहीं। ठीक है, उसके बाद जनाब 18 का साल आया और एसेट फिर रिवैल्यू हो रहा है। हम यकम 18 पे खड़े होकर देखेंगे एसेट कभी पहले रिवैल्यू तो नहीं हुआ। बार बार क्यों करता हूं ये बातें, याद करवा रहा हूं मुश्किल सवालों के लिए। ठीक है, यकम 16 पे खड़े होकर देखा हमने, तो यकम 18 पे खड़े होकर देखा तो यकम जनवरी 16 पे एसेट रिवैल्यू हो रहा है।
अगर जैसे रीवैल्यू हुआ जैकब जनवरी 16 पे, तो उस दिन तक की डेप्शन तो ट्रांसफर होकर एलिमिनेट होकर खत्म हो गई थी। तो अक्यूमुलेटेशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्शन अक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी जैकब जनवरी 16 से जैकब 18 के दरमियान? 16 और 16 32 रुपए। ठीक है, तो 32 रुपए समझ आ रहा है ग्लासेस वाले भाई? ये अच्छा जी। तो यकम जनवरी 18 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा, पर्चे के अंदर नरेशन लिखोगे ना? कितना जी? 32। अगर जर्नल एंट्रीज का कहा हुआ और साथ ये लिख दिया कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर मत करना। रिक्वायरमेंट को भी बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक, मार्क्स से पहले तक, बल्कि मार्क्स भी पढ़ने होते हैं। ये सारा सवाल होता है आपका, ठीक है ना? हाँ, एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना आपने सवाल के अंदर पढ़ने से। ये ना नरेशन लिख के फारिग हो जाए, एंड पे देखो रिक्वायरमेंट लिखा होता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, फिर सारा टाइम गया, फिर अगले सवाल के अंदर से कुछ टाइम जाया करना पड़ा जी। ओके, उसके बाद रीवैल्यूएशन हो रही है। अब रीवैल्यूएशन में एसेट डेबिट हो रहा है 382 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है 250 से, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है 132 से। चलो जी, करा दो एंट्री। एसेट डेबिट कितने से? 382 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लिखूंगा 132। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ लिखूं बैलेंसिंग फिगर या प्रॉफिट एंड लॉस के साथ? देखें, ये कोई आपने कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बना लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंसिंग आएगा। वो पिछली दफा क्या हुआ था? लॉस आया था, उसने सरप्लस को खत्म किया था, जो बच गया था बैलेंस लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस में गया था। आज कहानी डिफरेंट है, आज सरप्लस आया है, उसने पहले लॉस को खत्म किया है, अब जो सरप्लस बच गया है, बैलेंस बच गया, वो हमने रिकॉर्ड किया सरप्लस के अकाउंट में, तो सरप्लस के साथ बैलेंसिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 18 पे 43 की डेप्शन, 18 की ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जी बोले। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 43 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। मेरे ख्याल में तो अब एंट्रीज याद हो गई हैं आपको। किसी को भी खड़ा करके बोलूं कि आप जल्दी से एंट्रीज बोलो तो बोल लेंगे ना? तो कल इंशाल्लाह, आज फिर मौका दिया, कुछ रह गया था ना, वो अब एंट्रीज पक्की करके आएंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, ले जी। ऊपर वाले 2 साल तो हैं, तब कॉस्ट मॉडल था, इसलिए मैंने उनको अलग कर दिया। जब रीवैल्यूएशन होना स्टार्ट हुई तो ये 5 साल आपके सामने है कंपैरिजन में। यही हमने कल कंक्लूड भी किया था। जब जब रीवैल्यूएशन होती है तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज आती हैं, रीवैल्यूएशन नहीं होती तो एंट्रीज नहीं। 14 में रीवैल्यूएशन हुई, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज, 15 में नहीं हुई, नहीं है, 16 में हुई 2 एंट्रीज, 17 में नहीं है, नहीं, 18 में रिवाइजन हुई, दोनों एंट्रीज आ गई। एक बात ये कंक्लूड की थी। दूसरी बात ये भी हमने कल कंक्लूड की थी कि जिस जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस बड़ा होता है, डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं, और जिस जिस साल में लॉस का बैलेंस बड़ा होता है, डेप्शन की एक ही एंट्री होती है। अब देख लो, पहले 2 साल 14 और 15 में, ये 14 और 15, 350 और 331 रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पड़ा था। तो आप देखो 14 और 15 के अंदर डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हैं। 16 में आए, इधर देखो, 16 वाले साल में सरप्लस 0 हो गया पहले ही दिन। अब 16 के साल में सरप्लस का कोई बैलेंस नहीं पड़ा, लॉस का बैलेंस आना शुरू हो गया। 16 में भी लॉस का बैलेंस है, 17 में भी लॉस का बैलेंस है। तो 16 और 17 में जाकर देखा आपने डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक एक एंट्री आ गई। फिर 18 के साल में आप गए, 18 के साल में आपने देखा लॉस का बैलेंस सिफर हो गया और सरप्लस का बैलेंस आने लग गया। अब जैसे ही ये काम हुआ, आपने एंट्रीज में जाकर देखा डेप्रिसिएशन की फिर क्या हो गई, 2 एंट्रीज। तो उसूल बन सकता है ये कि जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आएगा, उस साल में डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी, और जिस जिस साल में सरप्लस का लॉस का बैलेंस आएगा, उस साल में डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री हुआ करेगी। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। गलतियां होगी, गलतियां। एक काम करना, अभी ये बच्चे पिक्चर्स ले लेना भाई। ओ भाई, ओ भाई, तो मैं वो वर्किंग बोलता हूँ, उसकी पिक्चर ले लेना, ठीक है? अच्छा, फिर भी गलती है। इसे तस्वीरें ले नहीं रखे हैं। चार्जेस न लेने लग जाए तुम लोगों से। ओके जी, वर्किंग की तो कल पिक्चर आपने ले ली होगी, स्टिल अगर किसी को जरूरत हो तो। ये रुमाल बंद हो गया, स्टाइल है। अच्छा जी, लेजर्स बनाते हैं। जी, एंट्री से देख के लेजर क्यों बनाए? हो सकता है उसने सवाल में रिक्वायरमेंट सिर्फ लेजर की दी हो। वर्किंग तो बाहर एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना ही हुआ है।
हमने एंट्रीज करनी है तो वर्किंग चाहिए, लेजर बनाने हैं तो वर्किंग चाहिए, हमने इवन नोट बनाना होगा तो वर्किंग तो लाजमी हुआ करेगी, वर्किंग तो मस्ट है, ठीक है। इसलिए वर्किंग लाजमी कर लेते होते हैं, बाकी सारे काम मैं वर्किंग से डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो लेजर बनाते हैं। सबसे पहले यकम जनवरी 12 पे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, फिर 31 दिसंबर 12 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 25 से। ये एंड हो गया 500 और 25। अगला साल स्टार्ट हुआ तो क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बना लो। कोई मसला यहां तक? सिंपल। फिर 13 के साल में क्या हुआ जी? सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है। ओहो, तो एसेट तो फिर वैसे का वैसे ही आ गया। एसेट में कोई चेंज, कोई एडिशन डिस्पोजल तो है नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 25 ये एंट्री होगी और 50 का बैलेंस आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अगला साल शुरू हुआ, सबसे पहले क्लोजिंग्स को ओपनिंग बना लो। यहां तक कोई मसला? यहां पे कोई मसला है तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फिर एंड पे ना मैं ऐसे करके एक पिक्चर आपको तीनों की बनवा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप सिर्फ देखते रहे ताकि आपको समझ आती रहे। घर पे बनाए हुए हैं आपने वैसे ही। ओके जी, नेक्स्ट यकम जनवरी 14 पे एसेट क्या हुआ? रीवैल्यू। तो फिर पहला काम ट्रांसफर। यहां पे तो आसान ही बड़ा काम, 50 की डेप्शन पड़ी है, ट्रांसफर करो। अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। यहां पे लिख लिया आपने एसेट यकम जनवरी 14 पर। यहां पे लिख लिया आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 14। अब सरप्लस है लॉस है वो रिकॉर्ड करना है, तो जी हमें क्या आया जी? 350 का सरप्लस। तो एसेट अकाउंट हो गया डेबिट। इधर देखो 350 से एसेट का अकाउंट, ध्यान से देखना, 350 से एसेट अकाउंट हो गया डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया कितने से? ऊपर वाली जगह मैंने जान के खाली छोड़ी है ताकि कंपैरिजन के अंदर ये सारे हैं। लेजर यहां से भी शुरू हो सकता था, यहीं से बनना चाहिए था, पर मैंने जरा ऐसी जगह खाली छोड़ दी ताकि तीनों लेजर बिल्कुल आमने सामने रहे। 12 में और 13 में कुछ नहीं था रिवैल्यूएशन के मामले में, 14 में रिवैल्यूएशन हुई तो सरप्लस आ गया। अगर लॉस आता तो फिर भी यहाँ पे फिर खाली होता, ठीक है ना। इसलिए आमने सामने रखे हैं, इससे परेशान नहीं होना जी। यहाँ पे एसेट आएगा यकम जनवरी 14 और यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लेंगे यकम जनवरी 14 जी बच्चों। उसके बाद क्या हुआ? 44 की डेप्रिसिएशन है और 19 की ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्शन की रिटेन अर्निंग में, ठीक है जी। तो 44 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट और ट्रांसफर की एंट्री बोलो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये एंट्री किस दिन हुई जी? 31 दिसंबर 14 पे बेटा। ये डेप्शन की एंट्री भी किस दिन हुई है? 31 दिसंबर 14। समझ आ रही है? क्लोजिंग बैलेंस एसेट का क्या आ रहा है? ये 800 ही होना चाहिए था, सवाल के सही होने की निशानी है, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर 800 की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई थी इस साल में, तो हमारे एसेट अकाउंट 800 ही शो करना चाहिए था, तब भी हम सही हैं, ठीक है। उसके बाद जी एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस 44 क्यों मैंने बोल दिया बगैर देखे? साल के शुरू में तो एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो जितनी डेप्शन थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई थी, तो फिर इस क्लोजिंग डेट पर तो सिर्फ एक साल की ही डेप्शन होनी थी जी। यहाँ पे क्या बच गया? 331। अच्छा, अब ये 331 जो है ये डायरेक्टली वर्किंग से मैच कर जाया करता है, आपको पता है, 31 दिसंबर 14 पे। लेकिन जो एसेट है वो चूंकि वर्किंग में बुक वैल्यू पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट को माइनस करके, सॉरी एक्यूमुलेशन से नेट करके आपको चेक करना पड़ता है। यानी आपकी वर्किंग में रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा 331 का क्लोजिंग 31 दिसंबर 14 पे, और एसेट के नीचे आ रहा होगा 756। चेक कर लेते हैं, यही है 756 एसेट और 331 रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैं रुकता हूं यहाँ पे, मुझे कुछ एक दो शक्लों के ऊपर थोड़ा सा परेशानी नजर आई, कुछ माथों पे थोड़े से वट नजर आए। वट समझते हैं आप? वट वट वट। अच्छा, कोई मसला है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? एब्सोल्युटली नॉट। चलें जी, फिर यकम जनवरी 15 पे सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाए, ठीक है जी। 44 और यहां आज ये भी ओपनिंग आ गया 331, ठीक हो गया। उसके बाद 15 के साल में क्या हुआ है जी? सिर्फ डेप्रिसिएशन है और ट्रांसफर है, तो एसेट तो बेचारा वैसे का वैसा ही आ गया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 31 दिसंबर 15 पे एंट्री हो रही है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 44 से, और फिर ट्रांसफर की एंट्री भी 31 दिसंबर 15 पर हो रही है, रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। आपकी क्लास के ना एक दो बच्चे मेरे पास आए थे बच्चे लेकर, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया इनको, तो मुझे अंदाजा हुआ कि खाम खाम में कुछ गलतियां हो रही हैं, एक दो चीजें छोटी छोटी, परेशानी वाली नहीं है, पर चूंकि वो एक बार सामने नहीं आई तो परेशान हो रहे हैं। तो चलो जो है वो एक बार जो है
सारा कुछ सामने करा के उनको मैं दिखा देता हूँ। बातें सिंपल ही थी, इसलिए मैंने ये लेजर फिर बनवा दिए पिछली क्लास में तफसील से। जी क्लोजिंग बैलेंसेस बताओ जी। एसेट 800 पे है, अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 88 पे है और ये 312। अगला साल शुरू हो, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाओ 80 और 800। ठीक है जी। अब ये 16 का साल है, इसमें फिर क्या हो रहा है, एसेट रीवैल्यू। क्या हो रहा है जी, रीवैल्यू। अब रीवैल्यू और सबसे पहला काम, और वो लेजर बन रहे हो तो बहुत आसान नजर आ रहा है जी। 88 अक्यूमुलेशन 88 है, तो इसको ट्रांसफर करो। 88 से अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट और एसिड का अकाउंट क्रेडिट। अभी वहां पे पहुंचने दो यार, हो जाएगा तुम्हारा मसला हल। यकम जनवरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की अबारी तो आने दो, हो जाता है जी। यहाँ पे क्या लिख दोगे, एसिड अकाउंट यकम जनवरी 16। ठीक हो गया जी। अब एसिड को क्या करना है हमने, लॉस आ गया, लॉस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, 3 ऑप्शंस हैं इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के। 3 तरीके से ये एंट्री रिकॉर्ड हो सकती है। दोबारा से आपको समझाता हूं जैसे उनको समझाया। एसेट अकाउंट में हमने लॉस रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब नजर क्या आ रहा है, किधर गया, नजर नहीं आ रहा। ये 462 एसेट के अकाउंट में क्रेडिट होना है, लेकिन 2 मुख्तलिफ डेबिट्स हैं इसके अगेंस्ट। इसमें 312 रीवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट होना है और 150 प्रॉफिट एंड लॉस में। अब या तो आप यूं करें कि आप इधर लिखें एसेट क्रेडिट हुआ तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से हुआ जी, 312 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से। अब ये एंट्री इस तरह से मैं कर दूं एसिड क्रेडिट साइड पे, ये मैंने एसिड यहाँ पे लिखने की बजाय ना यहाँ पे ये अलग समझा रहा हूँ, फिर वहां पे लिख देंगे कोई एक। ठीक है। तो इस तरह से एंट्री करें तो समझ आती है। क्यों, क्योंकि आपने जो एंट्री पास करनी है उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस है 312 से डेबिट होना है, प्रॉफिट लॉस जो आप नहीं बना रहे वो 150 से डेबिट होना है, और एसिड 462 से क्रेडिट होना है। लेकिन ये दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं यहाँ। टोटल में तो 462 से क्रेडिट हो रहा है ना एसिड। तो किसी ने कहा यार ऐसे करने की बजाय आप यूं भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे लिख दो 462। हमने कहा अच्छा, कोई और, एक और आया, उसने कहा यार जान छुड़ाओ, आप यूं भी लिख सकते हो रीवैल्यूएशन लॉस और 462। अब इन तीनों में से जिसने जो ऑप्शन लिया वो बिल्कुल सही है। इस एंट्री का सिर्फ एक नुकसान है, वो ये है कि डबल एंट्री पूरी नजर नहीं आती है आपको। ये एसिड का 462 का क्रेडिट होना सिर्फ एक जगह डेबिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिखा। मैंने ये बेसिकली 2 जगहों पे अलग अलग डेबिट हुआ है। 312 रीवन सरप्लस में डेबिट होना है और 150 का प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरह से लिखने से ये जरा डबल एंट्री नजर नहीं आती, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये ऑप्शन पसंद है। उसकी वजह यह है कि ये कम टाइम में हो जाता है, लेकिन ये इसलिए सारी बात आपके साथ कर दी कि आप समझाएगी आपको डबल एंट्री ये वाली प्रेजेंटेशन। ठीक है। जिसने ये किया वो भी बिल्कुल ठीक है, जिसने ये लिख दिया बिल्कुल ठीक है, जिसने ये लिख दिया बिल्कुल ठीक है, तीनों ही ठीक है, पर मैं नॉर्मली ये यूज कर लेता हूं। अब मुझे जरूरत नहीं मेरे ख्याल में किसी और सवाल में ये अप्रोच यूज करने। ठीक है। मैंने फिर एक और मिसाल बच्चों को दी, उनकी शक्लें ऐसी ही बनी हुई थी जैसे आपकी बनी हुई है इस वक्त। मैंने एक मिसाल उनको और दी कि मिसाल के तौर पर बच्चों, आप एक एसिड खरीदते हैं, इंट्रो में आपने सीखा होगा, और 100 रुपए का एसिड है, 80 रुपए आप पे कर देते हैं, 20 रुपए पे नहीं करते। तो एसिड की एंट्री, एसिड तो खरीद लेंगे ना पूरा, एंट्री करेंगे एसिड डेबिट 100 से, कैश क्रेडिट 80 से, और पेएबल फॉर एसिड क्रेडिट 20 से। अब ये एंट्री जो है ये बिल्कुल ऐसी ही एंट्री है। मैंने सरप्लस आने के ऊपर ऑपोजिट नहीं बताया, बल्कि एक और एग्जांपल दे दी। सरप्लस आएगा अगले साल में, आखिरी साल में, वो भी देख लेंगे। ठीक है। अब ये एंट्री पोस्ट करनी है एसेट अकाउंट के अंदर, तो इसके भी अगेन उसी तरह से 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 क्या है जी, एसेट का अकाउंट डेबिट करके कैश क्रेडिट करें 80 से, फिर एसेट डेबिट और पेएबल क्रेडिट करें 20 से, तो एसेट अल्टीमेटली 100 रुपए से डेबिट हो रहा है। किसी ने कहा नहीं जी मैं तो यूं लिखना चाहता हूं कैश एंड पेएबल, तो उन्होंने कहा ठीक है ये लिख लो। किसी ने कहा नहीं जी हम तो सिर्फ लिखेंगे एडिशन, एडिशन हुआ जी 100 का बस। तो मैं नॉर्मली ना इसी को पसंद करता हूं। उसकी वजह ये एक डेट के ऊपर फिगर आ जाती है, डेप्रिसिएशन के अंदर गलती के चांसेस नहीं रहते। बाकी जिसने ये और लिखा हुआ है ना, जिसने जो मर्जी तरीके से एंट्री की वो तीनों ही सही है। ये बेसिकली यहाँ पे मसला आ रहा था बच्चों को। ठीक है ना। तो जिसने जैसे भी एंट्री कर दी भाई वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं अब अपने वाली तरतीब पे जाऊंगा। ठीक है, इजाजत है इसकी। तो हमने एंट्री पास करनी है जी रीवैल्यूएशन लॉस की। अब ये देखो ये एंट्री इजीली पास भी हो जाती है। देखो 462 से एसेट क्या हो गया, क्रेडिट। यहां से वर्किंग से बड़ी आसानी से पास हो जाती है। ठीक है। 462 से एसेट क्या हो रहा है जी, क्रेडिट यानी माइनस। तो क्रेडिट साइड पे मैंने आकर लिखा 462। ठीक हो गया जी। उसके बाद 312 से रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट।
तो 312 से मैंने आके रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को कर दिया डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस 150 से क्या हो रहा है, डेबिट, वो मैं बना नहीं रहा, कहानी खत्म, बना नहीं रहा सामने। अब यहां पे मैंने लिख दिया एसेट यकम जनवरी, क्योंकि ये 312 के डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट एसेट नहीं पड़ा है ना, और यहां पे आके मैंने लिख दिया रीवैल्यूएशन लॉस। तो ये जरा मेरी जान छूट जी, रीवैल्यूएशन लॉस का कोई अकाउंट नहीं था, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना ही रहे होते हैं हम, उसके अंदर डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है जी। यहां तक को मसला। ये वाली अप्रोच में मैंने क्या किया, ये जरा एंट्री से 462 नजर भी आ रहा होता है ना, 462 मैंने एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब मसला ये है कि इसके अगेंस्ट सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखना सही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ 300 कितने से 312 से, वो इसके अगेंस्ट सिर्फ 312 से डेबिट हुआ है, फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना भी सही नहीं है। तो या तो आप दोनों को अलग अलग लिखें, या रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिखें, या सबसे आसान काम लिख दो रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस आया एसेट 462 से क्रेडिट हो गया, इसके अगेंस्ट 312 का डेबिट पड़ा है रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, हम तो बना नहीं रहे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बिल्कुल सही है, फेल होने के तरीके नहीं बताता मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, इससे पूरे नंबर मिलेंगे, ये करने से बच्चे फेल नहीं होंगे। पूछते हैं ना सर ये पेपर में कर देना सही है, नहीं भाई पेपरों वाली क्लास हो, पेपरों के बाद शुरू करेंगे, अभी तो हम शुगर लगा रहे हैं, ठीक है, जो पेपरों में सही है वही तो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है तीनों ऑप्शंस। तो इस अकाउंट की एक तस्वीर ले लें आप, ताकि आपको ये याद रहे, वक्त सनद रहे और काम आए। किसी ने नोट करना है तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए नोट करने में, 1-1.5 मिनट में नोट भी हो सकता है मेरे ख्याल से। बड़े अच्छे क्या, 1-2 दिन ही है बस, फिर भूल जाओगे। आज मैंने नहीं बात की कि वो क्लास अच्छी है, तो आज आप लोग भूल जाओगे। वैसे आज वो थोड़े ढीले लग रहे थे मुझे, दी अब मैंने उनको ये बात कही है, वैसे मैं उन बच्चों को कह रहा होता हूँ कि आप बड़े अच्छे हैं, अब आज उनको कहूंगा कि नहीं आज वो अच्छे हो गए आपकी बातें सुन सुन के। मैं आपकी बात जब उनसे करता हूँ तो इतना ही उदास होता हूँ। वालदैन का कोई बच्चा सचेला नहीं होता, बच्चों को लगता है नहीं उन्होंने तो बड़ा प्यार कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे एक जैसे ही होते हैं। तो जब मैं उनको बता रहा होता हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग बहुत निखट्टू नालायक कामचोर लोग हैं, तो मैं ऐसे ही सैड होता हूँ जैसे आपको बताते हो सैड, ठीक है। अच्छा जी चलें जी आगे। अच्छा जी अब ये हो गया काम क्लियर, चलो जी फिर अब क्या रह गया, अब जी 16 रुपए की डेप्रिसिएशन की एंट्री है और 9 रुपए की एंट्री हमने पास करनी नहीं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 16 से 31 दिसंबर 16 से, और देखो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, सरप्लस तो बचा ही नहीं है। और लॉस की एंट्री क्यों नहीं करते हम, वो ट्रांसफर वो जो शॉर्ट डेप्शन होती है वो मैंने प्रूफ कर दिया हुआ था, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16, तो यहाँ पे क्लोजिंग आ गया 250 होना चाहिए, ये अगर 250 नहीं है तो फिर हम गलत है, हमारा सवाल गलत हो गया, 250 ही होना चाहिए सवाल अगर सही हुआ है तो, ठीक है। लो भाई 17 शुरू हुआ तो 250 ओपनिंग आया एसिड का, 16 ओपनिंग आया एक्यूमुलेटेड डेप्शन का, और इतने का भी नहीं आया, खाली है साहब, सरप्लस नहीं है ना, लॉस, यही बता रहा हूँ। जब जब सरप्लस रहा, देखो जब जब सरप्लस रहा डेप्शन की 2 एंट्रीज, ये दूसरी एंट्री आ रही थी, जैसे ही लॉस आया, एक तो इस साल में कोई एंट्री नहीं क्योंकि बचा ही कुछ नहीं, और दूसरा इधर तो कुछ है ही नहीं सिर्फ, ठीक है ही कुछ नहीं। लो भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री सिर्फ करनी है 16 रुपए से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 31 दिसंबर 17 पर, और एक्यूमुलेशन क्रेडिट 16 रुपीज से, ये क्लोजिंग 32 हो गया, ये आज भी 250 है, सही है। तो यकम जनवरी 18 पे ये 250 ओपनिंग, ये 32 ओपनिंग, और क्या हो रहा है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हो रही तो पहले ट्रांसफर कितनी को बार कर लें, अब ये बात कितनी को बार कहां जाएगा अब रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, अल्लाह खैर करे। एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 32 से, यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 18, ठीक है जी। उसके बाद सरप्लस है जी, आज सरप्लस देखो जी सरप्लस, अब अगेन मैं पहले ही बता चुका, एग्जांपल मैंने एडिशन की दी है, लेकिन यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं आप इस वाली बात को भी। क्या आ रहा है जी हमारे पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, देखो अब इसमें एसेट अकाउंट 382 से डेबिट हो रहा है। अब पहला ऑप्शन आप लिखो एसेट की डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन सरप्लस 250 से और प्रॉफिट एंड लॉस 132 से, यहां पे सरप्लस लिख लो, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, दूसरा ऑप्शन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, और तीसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखो, अल्लाह खैर से टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो मैं तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, ओके तीनों सही है, आपको नहीं पसंद मेरे वाला ऑप्शन आप दूसरे पे चले जाए, मेरी तरफ से इजाजत है आपको, ठीक है ओके। ले भाई असल में ना ये इस तरह से करने से ना ये एंट्री लेजर में जो पड़ती है ना सामने वर्किंग से हो जाती है, ये खामोश होकर बैठे जी। तो एसेट 382 से डेबिट, एसेट ये देखो वर्किंग से एंट्री हो रही है, वर्किंग से एंट्री हो रही है, एसेट 382 से डेबिट, एसेट का अकाउंट है ना, एसेट का अकाउंट 382 से डेबिट
और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट 250 से क्रेडिट, 250 से क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वो हम बना नहीं रहे, रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहां पे क्या लिखोगे, यकम जनवरी 18 ऐसे। अब वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन पता है हमें क्यों नहीं मैच कर रहा, एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, नहीं उसे पता होगा बेटा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, जो चेक करते हैं आपके पर्चे, उसे ना पता हो, तुम्हें बड़ा पता है, उसे नहीं पता, ये बात सोचना भी मत जी। ले भाई, यहां पे हमने क्या लिख दिया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो जिस किसी ने यहां पर तोड़कर लिखा है एंट्री को, बिल्कुल सही है, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ओके, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे ये ज्यादा इजी है एंट्री से, इजीली पर्चे के अंदर ना, वर्किंग से आप फौरन लिखो, लिख सकते हैं। पर्चे में नजर आया आपको वर्किंग के अंदर 382 डेबिट, लिखो 382 डेबिट, फिर सरप्लस 250 से क्रेडिट, लिखो जाके क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे, अल्लाह खैर चला जोड़ो। तो वो दो काम करने से भी टाइम, छोटी छोटी चीजें टाइम बचा रही होती है, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसे अप्रोच में चलता हूँ, बाकी मर्जी है आपकी, जो मर्जी करे जी। 43 रुपए की डेप्रीसिएशन आ गई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 43 से 31 दिसंबर 18 पे, और चूंकि सरप्लस नजर आने लग गया है तो ट्रांसफर की एंट्री भी होगी 18 रुपए से, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 18 ही है ना, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये 31 दिसंबर 18। अब 31 दिसंबर 18 पर क्लोजिंग बैलेंस 232 आ गया, यहां पे 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग बैलेंस 43 आ गया, और यहाँ पे ये रीवैलिड अमाउंट होनी चाहिए 600, ठीक हो गया जी। लो भाई जी, एक मिनट, जितना पढ़ेंगे मंगल तक, बुध तक, जुमेरात तक, जितना जुमेरात तक पढ़ेंगे वो जुमे को टेस्ट में आएगा। तो रीवैल्यूएशन में और क्या पढ़ना रह गया, रीवैल्यूएशन ही तो आएगी अब फ्राइडे को। मैं ये कर लूंगा ना, मैं डिस्पोजल पढ़ा दूंगा रीवैल्यूड एसेट का, फिर को सवाल दे दूंगा। एसेट, रीवैल्यूड एसेट बिक भी सकता है, सिर्फ खरीद के रीवैल्यू नहीं करे जाना, रीवैल्यूड एसेट भी बिक सकता है जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ईयर एंड रीवैल्यूएशन आज करा देनी है आपको, थोड़ी सी आप लोगों ने करके आ जाना है, कल की क्लास के अंदर मैंने 45-50 मिनट में वो सवाल भी डिस्कस कर लेना है, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें क्या करना है, जाहिर सी बात है उसमें डिस्पोजल सिखा दूंगा। ये हो गया बुध का काम। फिर जुमेरात को मैंने नोट बनाना शुरू कर देना है, लेकिन वो टेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि नोट अगले टेस्ट के अंदर फुल फ्लैश सीख चुके होंगे तो आएगा, उससे पहले वाला काम इंशाल्लाह आप कर लेंगे। हो सकता है हम कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी कर लें नोट बनाने की बजाय परसों, तो ये डिपेंड करता है। रात को मैं कुछ सोच के सोता हूँ, सुबह आते हैं रास्ते में तस्वीर बननी है। अभी बेटा अकाउंटिंग में रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, हाँ, फिर भी रिवाइज करना है तो हर सवाल की बजाय आपने ये जो 2 सवाल हैं ये कर लेने, ये जो मैंने ये करवाया और ये जो आज आपने घर पे करना, ये 2 सवाल कर लें, सारी रिवाइजेशन रिवाइज हो जाएगी। उससे पहले वाले एक्सचेंज डिस्पोजल वाले एक सवाल कर लेना। इतना कैसे रिवाइज करेंगे, ये इतना ही रिवाइज करेगा आपको। 15-20 क्वेश्चन बने, चाहे 1500 और 2000 क्वेश्चन बने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अकाउंटिंग में कौन सा रट्टा लगाना है आपने, आप लोग हर वक्त तैयार है अकाउंटिंग का परिचय देने के लिए। इस वक्त आपको मैं सवाल दे दूं, प्लीज एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो, उसके अंदर लेजर बनाना हो, क्या आपको बनाना भूल गए हुए ऐसी को? बेटा वो मेरी तबीयत की खराबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, ये सारे पेज जो है ना मैं बुक से निकाल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सारे पेजेस बुक के अंदर मौजूद हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बुक में ना हो, इसलिए वो सारे सफे आपको मिल जाएंगे। तो आज और कल के अंदर मैं इंशाल्लाह इस बुक को फाइनल कर लूंगा होपफुली। इस वीक, ये वीक एडिशनल मैंने ले लिया है, मेरी तबीयत सही नहीं रही, ठीक है, इस वजह से मैं वो काम मुकम्मल नहीं कर सका। बाकी कोई इतना काम है नहीं रहा हुआ, ऑलमोस्ट वर्किंग हुई पड़ी है, बस चीजों को एक बार देखना है, ठीक है, वो मैं देख लूंगा होपफुली 2-3 दिन के अंदर चल जाएगी। आप साथ बस किसी ऐसे बच्चे के बैठा करना जिसके पास नहीं बुक हो, पिछली बार वाली अगर पढ़ी है तो चल जाएगी, लेकिन साथ ऐसे बच्चे के बैठना जिसके पास नहीं हो। कोई नया सवाल है, रिसेंट टाइम का सवाल डल गया है, कोई क्वेश्चन, कोई जो है वो क्वेश्चन लेक्चर नोट्स में एग्जांपल नहीं ऐड हो गई है, तो आपको पता हो इस सफे के ऊपर जाकर कॉपी करा लेना, एटलीस्ट पता हो इस सफे के ऊपर है तो कोई सफे का फर्क है तो जी मेरा ये सफा है, ताकि आपके पास साथ दूसरा बच्चा होना चाहिए, तो दोनों हो जाना ऐसे बच्चे के साथ। अच्छा जी, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे हैं जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुक जो है उसमें वैसे मेरा वादा था 15 दिन तक आ जाएगी, तो आज 1-2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये वीक मुझे और लग जाएगा। कुछ मेरी तबीयत की खराबी की वजह से मैं काम नहीं कर सका, मुश्किल पढ़ाता ही रहा हूँ बस, ठीक है जी। तो अल्लाह ने चाहा तो आज से कुछ काम इतना नहीं है, सिर्फ 2-4 चीजें देखने वाली उसमें रह गई हैं, तो आज कल में होपफुली मैं इसको फाइनल कर लूंगा। बहरहाल आप ये एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट वीक में आपको अवेलेबल होगा,
नेक्स्ट वीक में, क्योंकि एक हफ्ता तो उसने भी ले जाना होता है पब्लिशर में। तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बुक्स अवेलेबल होंगी। खाम में क्वेश्चन ना कीजिएगा, हैंडआउट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे बुक से हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे आपकी बुक के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन का नंबर भी वही है, जो आपके हैंडआउट्स पे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं यही क्वेश्चन नंबर किताब के अंदर है। जो नई चीज डलेगी वो एंड में डालूंगा ताकि ये नंबर्स ना आए, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। जी बेटा, बुक आएगी तो देख लेना यार, सब कुछ ही होता है बुक के अंदर। सर अपनी बात सुने, आपको एमसीक्यूज का बताते हैं जरा, कितना कब आते हैं, कैसे आते हैं? अच्छा जी, आज वाला काम अब शुरू करते हैं। पास्ट पेपर का ये सवाल है, रिक्वायरमेंट मैंने छुपा दी, आपने नहीं काटनी रिक्वायरमेंट। कल आपको रिक्वायरमेंट ओपन करके बताऊंगा पूरा सवाल करने के बाद कि सवाल ने क्या रिक्वायर किया था। रिक्वायरमेंट कम है लेकिन हम वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे, हम सारा कुछ पहले करेंगे, ठीक है जी। हाय हाय, न्यूजीलैंड तो जीत गया। अच्छा जी, अभी तक जितने सवाल हमने किए थे उनके अंदर आपने देखा था जो आपका ईयर का स्टार्ट होता है रिवैल्यूएशन उस दिन हो रही होती है, ठीक है। आज इस डेट को सिर्फ बदल रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने 10 से 15 मिनट भी नहीं लगाए, 10-1 मिनट लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ कहां तक गया हूं इस सवाल के अंदर, ठीक है। ये लाइनें लगी आपको बता रही हैं कि 2 साल मैंने इस सवाल को चलाया था। हालांकि इस सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने आपसे जो कर दी है, आपने रिक्वायरमेंट नहीं, ये वाली रिक्वायरमेंट पढ़नी है, जनरल एंट्रीज करनी है और लेजर्स बनाने हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सब साल के, ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो वर्किंग पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों मैंने पहले रोक दिया, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा काम करे। बाकी ये सारी वर्किंग कंप्लीट भी मुझे कल करानी पड़ेगी। आपने देख ही लिया, आज भी तो सवाल पूरा करवाया, तो कल भी इसी तरह से ये सवाल पूरा करेंगे। इसकी एंट्रीज मैं आपके साथ पूरी शेयर करूंगा, हो सकता है इसके लेजर्स भी बना दूं, हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कभी ना सोचा करेंगे सारा ने वो इसलिए डाला जाता है कि आप लोग, मिसाल के तौर पर मैं रिवैल्यूएशन सिर्फ स्टार्ट ऑफ ईयर करवा के छोड़ देता और पर्चे में आप चले जाते, वहां पर ईयर एंड रिवैल्यूएशन आ जाती, तो इतना तो दिमाग को काम करना चाहिए कि वहां पे आप सोच सको कि पहले दिन उस्ताद ने बताया था कि रिवैल्यूएशन के दिन 2 काम करने हैं, ठीक है। एंट्री ये वर्किंग के अंदर एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन अमाउंट लिखनी है, सरप्लस लॉस निकल आएगा, और एंट्रीज में 2 एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब यही उसूल है, चाहे जिस दिन मर्जी रिवैल्यूएशन हो जाए, तो ये दिमाग खुद सोचने का आदी तो हो। इसलिए होमवर्क में दे दूंगा आज, कोई खबरदार नोट करे नहीं करेगा, ठीक है। खबरदार कोई भी नोट नहीं करेगा, बिल्कुल नोट नहीं करना, इसको नोट नहीं करना, ठीक है। ये कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने इस वर्किंग को पूरा सॉल्व करूंगा, फिर चाहे पिक्चर लेना जो मर्जी करना, ओके। ये आप लोगों ने घर पे करना है सवाल, तो अगले 10 से 15 मिनट आपने सिर्फ तसल्ली से इसको सुनना है, बातों को जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने रिक्वायरमेंट बदल दी है। आपने रिक्वायरमेंट को काटना नहीं है, आपने बस रिक्वायरमेंट अलग से लिख लेनी है। आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये 1 जनवरी 12 को ये सवाल शुरू करेंगे और ये 31 दिसंबर 17 तक आपने इसको कर लेना है, ठीक है। बल्कि 31 दिसंबर 17 की बजाय 18 कर लेते हैं, चलो कल 18 में खुद ही कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसकेएल ऑन 1 जुलाई 12 लिखा हुआ है, मैंने इसको काट के 1 जनवरी 12 कर दिया। ये नहीं कि हमने ऐसे सवाल करने नहीं है, आने नहीं है। 2 से 3 सवाल पास पेपर के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो हमने अभी पढ़ते हुए करने हैं अपने सिलेबस के अंदर, जिसमें ये मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन होगी और रिवैल्यूएशन भी हो रही होगी। इस सवाल में मैंने क्यों इसको बदल दिया, क्योंकि बच्चों पहला दिन ईयर एंड रिवैल्यूएशन है। तो अगर आपको ये वाली बात यहाँ लिख के दूंगा ना, तो आप 2 चीजों में उलझेंगे। मैं फिलहाल उसमें उलझाना नहीं चाह रहा। यही सवाल आपको किसी वक्त होमवर्क में देकर असल रिक्वायरमेंट के साथ भेज दूंगा, अगले दिन आके जो है वो उसको आप उसको सॉल्व भी कर दूंगा, तो आपका 1 जुलाई वाला सवाल भी हो जाएगा। अब मसला पता क्या है, मसला ये कि 1 जुलाई 12 को ये एसेट खरीदा, 31 दिसंबर 12 तक 6 महीने गुजरे, 31 दिसंबर 13 तक 1 साल, यानी 1.5 साल गुजरा। अब रिवैल्यूएशन के दिन 1.5 साल गुजर गया है। अगर टोटल लाइफ 10 साल है, डेट गुजर गया, तो रिमेनिंग कितनी है, 8.5। अब ये 8.5, 7.5, 6.5 में आप उलझो ना, इस वजह से मैंने ये डेट को बदल दिया, ठीक है। ये इंशाल्लाह इसी एक्चुअल वाला सवाल मैं आपके किसी होमवर्क में दे दूंगा, जब बुक आ जाएगी उसके अंदर सवाल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 जुलाई के साथ वो सवाल आप कराओगे, अगले दिन मैं उसको सोल्यूशन आपको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। मसला कोई नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दिन में एक ही चीज के ऊपर फोकस करें। आप इसकी तरफ सोचें भी ना कि ये 1.5 साल, ये 8.5 साल, 7.5 साल, ये क्या होता है। ये जब करवाऊंगा फिर समझा भी दूंगा, ठीक है। इसलिए सवाल को फिलहाल आप बदल लें, डेट ऑफ एक्विजिशन कर लें 1 जनवरी 2012 कर ली सबने, 1 जनवरी 2012। अच्छा जी, द बिल्डिंग कितने खरीदे, 360 की। द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 years। यूजफुल लाइफ आ गई। नेक्स्ट, एसकेएल यूजेस आईक्यू का सवाल है ना, पास पेपर का सवाल है, अंग्रेजी पूरी लिखना। हम 3 लाइन में सवाल पढ़ा देते हैं, साइड पे सवाल हो गया, काम सारे किए होते हैं हमने। तो अब पास पेपर में जाएंगे तो फिर अंग्रेजी हम पढ़ने की आदत बन जाती है हमें, ठीक है जी। एसकेएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स।
पढ़ा हुआ है ना रीवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होता है। इट अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अब ये क्या मुसीबत है, नहीं भाई ये वही मेथड है जो हम कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिया था, ठीक है। दो मेथड्स हैं स्टैंडर्ड के अंदर, एक नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, दूसरा ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू रिप्लेसमेंट मेथड। आई कैप ने वो कभी ना टेस्ट किया ना किताब में दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू वाला, ठीक है, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड वो, लेकिन मैंने लेक्चर नोट्स के अंदर क्वेश्चन रखा हुआ है छोटा सा, उसको मैं एंड पे करवा दिया करता हूँ कि कभी आ जाए तो पता तो, ठीक है। लेकिन आज तक कभी टेस्ट नहीं हुआ ना किताब के अंदर मौजूद है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, अभी तो आपने पढ़ा नहीं हुआ। तो जिंदगी सुकून में रखें, जितने पास पेपर के सवाल हैं उन सब के अंदर यही मेथड यूज हुआ है, और नाम अगर कभी यूज करेगा तो यही वाला लिखा होगा, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। आपके लिए सादा सी बात है, ये जो भी नाम लिखा हुआ यही वो मेथड है जो आप इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड क्या है जी, वही जो हम कर रहे हैं, जिसमें एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। जो ग्रॉस रिप्लेसमेंट है ना उसमें एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट नहीं करेंगे, रीस्टेट करेंगे प्रोपोर्शनेटली, वो इंशाल्लाह जब करवाऊंगा तो सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वो अभी सोचने की भी जरूरत उसके बारे में नहीं है, एक ही मेथड है, समझो जिंदगी में, समझो मेथड है ही दुनिया के अंदर एक ही रिवैल्यूएशन का, और वो कौन सा है, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन एज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 13, 15 और 17, तो भाई आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन आ गई, ऐसे ही है ना, वरना हमेशा साल के शुरू पे होती थी रिवैल्यूएशन, आज क्या हो रही है, साल के एंड। चले, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज के सवाल की वो है पॉइंट नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इधर देखो, ये जो 10 साल ऊपर लिखा हुआ है, ये 10 साल हर रिवैल्यूएशन पे 10 साल ही रखेंगे हम, ये बात आपने गलत सोची। इसका मतलब ये है, सुनो, इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन नहीं है। क्या मतलब, 6 साल ओरिजिनल लाइफ जो थी, 1 साल गुजरने के बाद आप रिमेनिंग लाइफ निकालते थे, अगर आप निकालते तो आप क्या करते, 6 माइनस 1 5, ठीक है ना। तो ये वो सवाल होता जिसके अंदर मैं ये लाइन लिख देता, पर्चों में ये लाइन लिखी होती है कि देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, ठीक है। लेकिन जब सवाल ने खुद लाइफ दे दी तो अब क्या हुआ है, लाइफ हैज बीन चेंज, ठीक है ना। तो ये बात से कभी हर पास पेपर के अंदर ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, क्या, देयर इज नो चेंज इन लाइफ ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी मर्जी रिवैल्यूएशन करते रहो आप, हर साल आप 10 ही लिए जाओगे, 10 ही, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो यूजफुल लाइफ 10 साल की एस्टिमेट लगाई थी ना पहले साल में, पहले साल जिंदगी के पहले दिन, ठीक है, ये 10 साल वही है। हाँ, हर रिवैल्यूएशन पे जब आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो इस 10 में से लाइफ पास माइनस करके निकालनी है। ये तकरीबन हर पास पेपर में आपको लाइन मिलेगी, इसलिए पहले दिन ही इसको मैंने किल कर दिया, इस बात को, ये कंफ्यूजन आपको नहीं आना चाहिए। ये जो लाइन लिखी होती है, देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 10 साल ओरिजिनल लाइफ थी वो अब भी 10 साल ही है। तो जब आप 31 दिसंबर 13 पे रिवैल्यूएशन करने के बाद 14 पे डिडक्शन करने लगेंगे, डिडक्शन करते हुए रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए 10 साल में से माइनस करेंगे लाइफ पास और रिमेनिंग निकालेंगे, अगली रिवैल्यूएशन में फिर 10 में से लाइफ पास माइनस करेंगे और रिमेनिंग, यानी कि वो हर दफा 10 रहना है, वो ये कह रहा है, इस 10 में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसको खुदा रहा, इसका ये मतलब ना लेना कि हर साल आप रिवैल्यूएशन के बाद भी 10 ही इस्तेमाल किए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वरना तो फिर रिवैल्यूएशन हुई ही ना, ठीक है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सवाल के अंदर, क्योंकि तकरीबन हर पास पेपर में आपको मिलेगी लिखी हुई, ठीक है, सही है। SKL transfers maximum possible amount from revenue surplus to retained earnings on an annual basis। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है कि वो ट्रांसफर करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक हो गया जी, सही है। अब हो नहीं जाएगा, जरा देख लें एक दफा, 1 जनवरी 12 पे एसेट खरीदा है कितने का, 360 का, नोट तो नहीं कर रहे, पिक्चर भी नहीं लेनी, अच्छा चलो पिक्चर ले लेना थोड़ी सी, ठीक है, बाद में जी, 360 कॉस्ट आ गया एसेट की, ठीक है। 31 दिसंबर 12 पर डेप्रिशिएट करना है तो 360 बटा 10, 36 आ गया, बुक वैल्यू आ गई। अब 13 का साल शुरू हुआ, लेकिन 13 के साल के शुरू में रिवैल्यूएशन नहीं हो रही बल्कि एंड पे हो रही है। अब मेरा सवाल आपसे, 31 दिसंबर 13 तक लाएं या पहले रिवैल्यू कर दें? 31 दिसंबर 13 तक पहले लाना है तो डेप्रिशिएट पहले करना पड़ेगा, ये चेंज है बस, यही चेंज है बस। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, पहले रिवैल्यूएशन होती थी फिर डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन डेप्शन, रिवैल्यूएशन डेप्शन, रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, जिस साल में है जिस साल में नहीं है वो बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन जब ईयर एंड रिवैल्यूएशन में जाओगे आप, घर पे ये सवाल करके जब एंट्रीज कर रहे होगे तो आपको पहले डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज मिलेंगी और फिर रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज मिलेंगी, ये थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है ना। जाहिर है कल मैंने करवाना है ये काम, लेकिन आप पे क्यों फेंक रहा हूं, ताकि आप इतनी आसानी सारी रिवैल्यूएशन आ गई, ऐसा नहीं अच्छा लगता, घर जाके थोड़ा परेशान होगी, क्या हो रहा है, ईयर एंड हो गया, समझ नहीं आ रही, ये करें वो, ये सारा कुछ करना है, सोचना है आपने, दिमाग को वर्किंग में लाना है, कोशिश करनी है, जंग लग गया इसको, उल्ली लग गई इसको। तो 31 दिसंबर 2013 तक पहले लेकर आए, 31 दिसंबर 2013 तक लाना है तो मतलब पहले ही, देखे ना, 1 जनवरी 13 पे ये रिवैल्यू नहीं हो रहा, 31 दिसंबर 13 पे हो रहा है, तो इसका मतलब 13 वाले साल में पहले यूज वाला इवेंट हुआ, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। जब पिछले साल में क्या करते थे हम, साल का शुरू होता था पहले दिन ही एसेट का होता था रिवैल्यू, तो पहले रिवैल्यू करते थे फिर यूज करते थे,
इस सवाल के अंदर डिफरेंस क्या है, पहले सारा एसेट यूज होगा, एंड पे रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 13 तक भी सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन। और स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं थी वैसे जी। 36 और ये 288 की बुक वैल्यू जो है ये 31 दिसंबर 13 पे है। अब 31 दिसंबर 13 पर एसिड है रीवैल्यू। अब 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर एक लाइन खाली छोड़नी है और 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है 323 और 31 दिसंबर 13 के ऊपर कितना 35 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब इससे भी अगली और इंपॉर्टेंट बात ये, अब 13 पे दोबारा डेप्रिशिएट ना करने लग जाना। डिफरेंस तो यही है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू होता था तो फिर साल के एंड पे डेप्रिशिएट करना पड़ता था। यहां पे डेप्रिशिएट हो चुका है, 13 वाले साल में डेप्रिशिएट हो चुका है, 13 के साल के एंड में बस रीवैल्यू करके रख दो। अब अगले साल यूज करोगे तो फिर डेप्रिशिएट करोगे। इसका मतलब जब आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है 323 तो 31 दिसंबर 14 की डेप्रिसिएशन होगी वो, और उसको जब आपने रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए यूज करना है तो फिर वही वाला काम, रीवैल्यूड अमाउंट किस दिन है, रीवैल्यू के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, ठीक है ना। तो यहां पर यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 तक एक साल गुजर गया, 31 दिसंबर 13 तक 2 साल गुजर गए, 10 में से 2 गए तो बाकी 8 और 8 14 40 और 4, ठीक है। ऐसे ही यहां बुक वैल्यू आएगी, फिर अगले साल फिर यही डेप्रिसिएशन आएगी, फिर अगले साल बुक वैल्यू आएगी और फिर उसी तरह से एक लाइन खाली छोड़ोगे 31 दिसंबर 16 पे जाकर 15 पे जाकर, जब जो भी डेट होगी वो खुद देख लोगे आप, ठीक है। और सही है ना। अच्छा, इसी तरह से वर्किंग करोगे और इसी तरह से वर्किंग करोगे कंप्लीट, और फिर जर्नल एंट्रीज भी करोगे इंशाल्लाह, और फिर आप लेजर्स भी बना के लाओगे। तो आज छुट्टी जल्दी कर रहा हूं मैं, जरा रेस्ट क्यों आपको बताया मैंने, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।